पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। देखिए, हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर से हमारी सरकार बन रही है। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बढ़ी तकरार, कितने दावेदार। एमवीए में कुर्सी पर तकरार। एग्जिट पोल का नतीजा, फिर चालू ईवीएम का रोना। 23 नवंबर किसे नंबर। ये वो तारीख है जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 10 से ज्यादा राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस दिन साफ हो जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एग्जिट पोल फिर से सही साबित होगा या फिर नेताओं का दावा उलट जाएगा। यूपी उपचुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किए गए साम दाम दंड भेद काम आते हैं या फिर एक बार फिर से ईवीएम को दोष बढ़ा जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो एग्जिट पोल के नतीजों से जहां महायुति में खुशी की लहर है, तो वहीं महाअघाड़ी खुद को मान रही है विनर और जीत हार के बीच महाअघाड़ी में मची है कुर्सी का रण। देखो, 200 के ऊपर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी और एकदम स्पष्ट पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में जनादेश आया नहीं, उससे पहले ही सत्ता का बंटवारा शुरू हो गया है। वैसे भी एमवीए में कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो बड़ा भाई बताकर वो सीएम पद का ख्वाब देख रही है, जिसको बीजेपी एक सपना बता रही है। नॉर्मली लार्जेस्ट पार्टी का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है बहुमत के आधार पर, लेकिन हमारे पार्टी में निर्णय जो होता है वो हमारी कांग्रेस के हाईकमांड करती है। लेकिन हमारा कयास ये है कि अगर हमारी पार्टी बड़ी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसलिए संजय राउत हो या नाना पटोले हो, दोनों के सपने और मुंगेरी लाल के सपने, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार तो यहाँ महायुति की आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ने काम किया है, लोगों का रिस्पांस मिला है और जो फीडबैक आ रहा है वो यही बताता है फिर एक बार महायुति की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल से इतर भले ही एमवीए अपनी जीत का दावा करे, लेकिन सच्चाई उसे भी पता है। शायद इसलिए नतीजों से पहले ही उसने निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उधर दूसरी तरफ झारखंड में इंडी गठबंधन खुद ही खुद के सिर पर ताज सजा रही है, तो एनडीए खुद को जीत का बादशाह बता रही है। देखिए, हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर से हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, पोलिंग परसेंटेज जो है शहरी इलाकों में कम है, जैसे कि इस फेज़ में, सेकेंड फेज़ में बोकारो और धनबाद में मात्र 50 और 52% पोलिंग हुआ है, और जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे आप संताल परगना कहें या बाकी इलाके, तो वहाँ पर 70, 72, 73% तक पोलिंग हुई है। तो ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से हमारे सरकार के काम के कारण हुआ है। और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सोच रही थी कि पोलराइजेशन हो जाएगा, नफरत पैदा करने से लोग बट जाएंगे, कटोगे बटोगे टाइप का नारा, वो सब मतलब कोई उसका फ़ायदा उनको नहीं हुआ, बल्कि उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे, और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। यूपी लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें एग्जिट पोल के आंकड़े चीख कर 9 में से 7 सीट पर एनडीए तो वहीं सिर्फ 2 सीट पर इंडी की जीत बता रहे हैं। जिसके बाद
जहां एक तरफ एनडीए में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं इंडी एक बार फिर से ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब किस राज्य के उपचुनाव में एनडीए बाजी मारती है और इंडी को फिर से मुंह की खानी पड़ती है, तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में चलता है विपक्ष का जोर या फिर एक बार फिर इंडी नजर आती है कमजोर, ये भी बस चंद घंटों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नतीजों से पहले यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। देखना होगा कि कल नंबर्स किसको मिलते हैं और किसे सत्ता की ताज पर जनता बैठाते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर ये कि जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। मणिपुर हिंसा को लेकर के यहाँ पर ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें साफ तौर पर वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को मणिपुर हिंसा को लेकर के चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी के जवाब में अब यहाँ पर जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये चिट्ठी लिखी है और पलटवार करते हुए इस चिट्ठी के जरिए वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मणिपुर हिंसा की तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है और अब नड्डा की ये चिट्ठी किस तरीके से सियासी घमासान इसको लेकर के भी होता है और किस तरीके से वार पलटवार का दौर इसके बाद देखने को मिलता है, इस पर भी नजर आएगी। हालांकि देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर के जेपी नड्डा ने ये चिट्ठी लिखी है। तो जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। मणिपुर पर खड़गे की चिट्ठी पर पलटवार किया है। मणिपुर के हालात को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती है। कांग्रेस नेताओं का ये पैटर्न चिंताजनक है, कहते हुए नड्डा इस चिट्ठी के जरिए नजर आए हैं। कांग्रेस मणिपुर के हालात को सनसनीखेज जानबूझकर बना रही है। हालात वहां पर ठीक है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश है वो की जा रही है, इस पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी, उसी चिट्ठी के जवाब में, उसी के पलटवार में यहां पर जेपी नड्डा ने यह चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की, वोटिंग के दिन की, जहां पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, सवाल उठे थे और यहां तक कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिन्होंने एक वीडियो तक पोस्ट कर दिया था और यह आरोप लगाया गया था कि जो वोटर्स पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें पुलिस धमका रही है। उस वीडियो में आखिर पुलिस वाले कैसे जो पिस्टल है वो निकालते हुए नजर आए थे, लेकिन ये एक पहलू था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी एक तस्वीर जारी की गई, पूरा वीडियो जो है वो जारी किया गया और अब बीजेपी अब इसमें हमलावर नजर आ रही है। जरा देखिए।